नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं विज्ञान के उस एक पल की जब उसने अपनी पहली क्वांटम छलांग लगाई। ये कहानी है नील्स बोर की और उनके उस रेवोल्यूशनरी एटॉमिक मॉडल की जिसने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही पूरी तरह से बदल कर रख दिया। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में साइंटिस्ट्स एक पहेली से जूझ रहे थे और वो पहेली ये थी कि अगर एटम्स वैसे ही हैं जैसा हम सोचते हैं तो वो बस एक पल में खत्म क्यों नहीं हो जाते। तो आखिर प्रॉब्लम थी क्या? देखिए, ये सब शुरू होता है रदरफोर्ड के मॉडल से। उन्होंने सोचा कि एटम एक छोटे से सोलर सिस्टम जैसा है। बीच में एक भारी न्यूक्लियस और उसके चारों ओर चक्कर काटते हुए इलेक्ट्रॉन्स। सुनने में तो ये बड़ा अच्छा लगता था, है ना? लेकिन क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से इसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी। देखिए, क्लासिकल फिजिक्स का एक सीधा साधा नियम है, कोई भी चार्ज पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो वो लगातार एनर्जी रेडिएट करेगा, मतलब अपनी ऊर्जा खोएगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन को घूमते घूमते एक स्पाइरल रास्ते पर चलना चाहिए और 1 सेकंड से भी कम में सीधा न्यूक्लियस में जा गिरना चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं होता। एटम स्टेबल हैं, हम सब मौजूद हैं और बस यहीं आकर साइंस अटक गई थी। और फिर सीन में एंट्री होती है नील्स बोर की, एक बहुत ही इमेजिनेटिव और रिस्क टेकिंग साइंटिस्ट जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिजिक्स के बने बनाए नियमों को चैलेंज करने के लिए तैयार थे। उनका मानना था कि भाई अगर सच्चाई हमारी थ्योरी से मैच नहीं कर रही तो थ्योरी को बदलने का टाइम आ गया है। तो बोर का सॉल्यूशन क्या था? उन्होंने एक ऐसा नया नियम सामने रखा जो उस समय के विज्ञान के लिए आप कह सकते हैं पूरी तरह से रेवोल्यूशनरी था, एक साहसिक कदम। बोर का आइडिया बड़ा ही बोल्ड और सच कहूं तो थोड़ा अजीब भी था। उन्होंने कहा, जरा सोचिए, क्या हो अगर इलेक्ट्रॉन कहीं भी ऐसे ही नहीं घूम सकते? क्या हो अगर उनके लिए कुछ खास फिक्स्ड अलाउड ऑर्बिट्स हो, मतलब कुछ तय रास्ते हों जहां वो रह सकते हैं और इन खास रास्तों पर वो मिस्टीरियसली कोई एनर्जी नहीं खोते। हर ऑर्बिट का अपना एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल है। इसका मतलब यह हुआ कि एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं है, बल्कि अलग-अलग पैकेट्स या क्वांटा में बटी हुई है। अच्छा, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स के बीच आते जाते कैसे हैं? वो धीरे धीरे नहीं चलते, वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे पर इंस्टेंटली छलांग लगाते हैं, जंप करते हैं। किसी ऊंचे ऑर्बिट में जाने के लिए उन्हें बाहर से एनर्जी का एक सटीक पैकेट, एक फोटॉन एब्जॉर्ब करना पड़ता है और जब वो वापस नीचे वाले ऑर्बिट में गिरते हैं तो वही एनर्जी एक फोटॉन के रूप में बाहर छोड़ देते हैं और इसी को हम रोशनी या लाइट के तौर पर देखते हैं। अब देखिए, ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं थी, ये बस कागज पर लिखी कोई बात नहीं थी। बोर के मॉडल ने असल दुनिया की एक बहुत बड़ी पहेली को सुलझा दिया था, एक ऐसा रहस्य जिसने सालों से साइंटिस्ट को परेशान कर रखा था। हुआ ये कि जब हाइड्रोजन गैस से लाइट निकलती है तो वो कोई पूरा इंद्रधनुष नहीं बनाती। उसकी जगह बस कुछ खास रंगों की लाइनें दिखती हैं, एक लाल, एक हरी, कुछ नीली, और बस सालों तक किसी को समझ नहीं आया कि सिर्फ यही गिने चुने रंग ही क्यों दिखाई देते हैं। और यहीं पर बोर ने कनेक्शन जोड़ा। उन्होंने महसूस किया कि ये रंगीन लाइनें असल में उनके इलेक्ट्रॉन जंप का ही तो सबूत हैं। हर एक लाइन तब बनती है जब कोई इलेक्ट्रॉन एक खास ऊंचे एनर्जी वाले ऑर्बिट से एक खास नीचे वाले ऑर्बिट में वापस गिरता है। हर रंग का मतलब था एक खास एनर्जी का गैप। और बस यहीं पर सब कुछ बदल गया। जब बोर ने अपने मॉडल के हिसाब से कैलकुलेशन की तो जो नतीजा निकला वो हैरान कर देने वाला था। उनके गणित ने हाइड्रोजन की उन सभी रंगीन लाइनों की जगह की एकदम सटीक भविष्यवाणी की, हर एक लाइन की। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। उनकी थियरी सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं थी, ये काम कर रही थी, और वो भी परफेक्टली। और इस मॉडल ने लोगों की कल्पना को एक बहुत ही पावरफुल और खूबसूरत आइडिया से जकड़ लिया कि एटम जो है वो एक छोटा सा सोलर सिस्टम है। बीच में न्यूक्लियस, हमारा सूरज, और इलेक्ट्रॉन ग्रहों की तरह उसके चक्कर काट रहे हैं। ये एक ऐसी तस्वीर थी जो बहुत सुंदर थी और ऐसा लगता था जैसे ये यूनिवर्स के किसी गहरे पैटर्न की तरफ इशारा कर रही हो। लेकिन जैसा कि विज्ञान में अक्सर होता है, ये शानदार मॉडल भी कहानी का अंत नहीं था। ये एक मास्टरपीस तो था, लेकिन इसमें कुछ दरारें भी थीं। देखिए, बोर का मॉडल हाइड्रोजन के लिए, मतलब ऐसे एटम के लिए जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, लाजवाब था। लेकिन जैसे ही साइंटिस्ट्स ने इसे हीलियम या लिथियम जैसे बड़े एटम्स पर आजमाने की कोशिश की, सारी कैलकुलेशन बिखर गईं। ये काम ही नहीं करता था।
ऊपर से ये मॉडल मानकर चलता था कि ऑर्बिट्स एकदम गोल हैं, जो कि एक ओवर सिंप्लीफिकेशन था। तो हाँ, ये एक बहुत ज़रूरी कदम था, पर यह आखिरी जवाब नहीं था। तो फिर बोर की असली लेगेसी क्या है? वो ग्रहों जैसा दिखने वाला मॉडल नहीं, उनकी असली विरासत है वो क्रांतिकारी विचार जो वो अपने साथ लाए। एनर्जी का क्वांटाइजेशन, मतलब एनर्जी का पैकेट्स में होना, और फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स। इन आइडियाज ने एक पूरी की पूरी नई फिजिक्स का दरवाजा खोल दिया। बोर के काम के बाद प्रोग्रेस बहुत तेजी से हुई। जल्द ही डी ब्रोगली ने यह आइडिया सामने रखा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक कण नहीं है, वो एक तरंग, एक वेव की तरह भी बिहेव करता है। और फिर आए श्रोडिंगर, जिन्होंने बोर के उन साफ सुथरे ऑर्बिट्स को एक बहुत ही अजीब से नए आइडिया से बदल दिया। आज हम एटम को क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से समझते हैं, और इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन की कोई एक फिक्स्ड जगह नहीं होती, बल्कि वो एक संभावना के बादल, एक क्लाउड ऑफ प्रोबेबिलिटी में होता है। ये एक ऐसा एरिया है जहां उसके पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। वो फिक्स्ड ऑर्बिट वाला आइडिया अब जा चुका था। तो आखिर बोर की कहानी हमें सिखाती क्या है? पहली चीज तो ये कि साइंस के नियम पत्थर की लकीर नहीं होते, उन्हें बदला जा सकता है, और बदलना भी चाहिए। दूसरी बात ये कि नेचर अपने सबसे बुनियादी लेवल पर क्वांटाइज्ड है, वो छोटे छोटे कदमों में नाचती है। और सबसे बड़ी बात, ये कहानी साबित करती है कि कभी-कभी एक सिंपल सा हिम्मत वाला आइडिया यूनिवर्स के बड़े बड़े राज खोल सकता है। आखिर में बोर का तरीका हमें यही सिखाता है, सादगी और कल्पना मिलकर एक नई खोज को जन्म देते हैं। उन्होंने एक बहुत ही उलझी हुई समस्या को देखा, उसका एक सरल और कल्पना से भरा हल सुझाया, और इस प्रोसेस में उन्होंने हकीकत को लेकर हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बोर का मॉडल असल में क्लासिकल और क्वांटम दुनिया के बीच का एक पुल था। यह हमें फिक्स्ड ऑर्बिट्स की दुनिया से निकालकर संभावनाओं के बादलों तक ले आया, और यह हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हो अगर हमारा ये पूरा ब्रह्मांड निश्चितताओं पर नहीं बल्कि अनगिनत संभावनाओं पर बना हो?